गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से पाठ 16 का अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम है पानी की कहानी। हमने इसके एक भाग का अध्ययन कर लिया था। आज हम इसके दूसरे भाग का अध्ययन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी अपनी बुक निकाल लीजिए ताकि हम अपने आगे का चैप्टर है वो पढ़ ले। पेज नंबर है 98, 98 पेज पे से शुरू करते हैं। और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। हाइड्रोजन किसे कहा गया है? हाइड्रोजन को। और ऑक्सीजन को कहा है। तो अब अपना प्रश्न ये भी बना था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज और या पुरखा क्यों कहा है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज इसलिए कहा है। हमने कल पढ़ा था कि कि जो हमारा एक पृथ्वी है, उसमें एक बात है कि एक बार एक दूर से एक प्रकाश पिंड है वो दिखाई पड़ा। वह पिंड है वो तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। जो जो वह पास आता जाता उसका आकार बढ़ता गया और इसके वह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। और उसकी जो महान आकर्षण शक्ति थी, उससे है वो हमारा जो सूर्य है वो कांप उठा था। और उस से हमारा उस पिंड से जो हमारा ऐसा लगता था कि सूर्य है वो चूर्ण हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और वह सूर्य से सहस्त्रों दूर से घूम चला, परंतु भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का जो एक भाग है वो टूटकर उसके पीछे चला गया। जो सूर्य का जो टूटा हुआ भाग था वो इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक जो टुकड़ा है वो हमारी पृथ्वी है। हमारी जो पृथ्वी है प्रारंभ में ये एक आग के गोले के समान थी। और फिर ऐसे वो पूछता है कि उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी, पानी बताते हैं। तो वो कहते हैं कि धीरे धीरे हमारा ग्रह है वो ठंडा हो गया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण है वो ओस की बूंद उत्पन्न हुई। इसीलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज और पुरखा कहा है। उन्होंने इसको आप यहाँ से अंडरलाइन कर लेंगे, ब्रैकेट में लगा लीजिए चाहिए। यहाँ से एक समय की बात है, यहाँ से पेज नंबर 97 97 पेज से एक से लेके और 98 98 पेज के कारण उत्पन्न हुई हूँ, यहाँ तक आप कोष्टक में लगा लीजिए। इसको हम इसका सारांश रूप लिखेंगे तो इसका अपना यह उत्तर है इस प्रश्न का कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज या पुरखा क्यों कहा है। तो हमको जो ये कहानी बताई गई है इसको हम अपने शब्दों में लिख देंगे। इन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा दिया और मुझे उत्पन्न किया है। मैं इन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उन्होंने आपस में मिलकर क्या किया? अपना जो प्रत्यक्ष अस्तित्व था वह गवा दिया और मुझे उत्पन्न किया। मुझे उत्पन्न से मतलब ओस की बूंदों को। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती थी। वो कह रही हैं, ओस की बूंद बता रही है कि मैं उन दिनों क्या करती थी? भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती थी। उसके बाद न जाने क्यों क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। लेखक बता रहे हैं, वो उसकी बूंद बता रही है कि जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। यानी पहले थी वो किसके रूप में? भाप के रूप में पृथ्वी पे घूमती फिरती। उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ और जब उसे होश आया तो उसने क्या पाया? अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में वह अब अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से ही कोई 17वां भाग रह गया था।
मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। वो उसकी बूंद बता रही है कि मेरे को मेरा शरीर है वो पहले भाप के रूप में था, अब वह उससे अत्यंत छोटा हो गया था। वहाँ वह पहले से कोई 17वां भाग ही रह गया था। तो वो कह रही हैं कि मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे जो असंख्य साथी थे, यानी जो और ओसों की बूंदें थी, वह भी बर्फ बनी पड़े थे। जहां तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था, कि जहां तक दृष्टि जाती तो वहां पर चारों ओर बर्फ थी और कुछ बर्फ के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था, कि जिस समय हमारे ऊपर यानी बर्फ के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो उनका जो सौंदर्य था वह बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहां, बड़े आनंद का, कितनों दिनों तक, कई लाख वर्षों तक, कई लाख, हाँ चौको नहीं। मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान नहीं है। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। अपना प्रश्न बन रहा है कि लेखक के मन में ओस की बूंद के प्रति श्रद्धा क्यों बन पड़ी। तो हम उसको यहाँ से अंडरलाइन कर लेंगे कि मेरा शरीर पहले भाप के रूप में था, यहाँ से लेके और मेरे दीर्घ जैसे वार्तालाप करते अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ गई। यहाँ तक कोष्टक में इसको लगा लीजिए। हम शांति में बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हैं। कि वो बता रही है उसकी बूंद कि हम शांति से बैठे हुए थे और एक दिन हवा के से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि हम सरक रहे हैं। सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। अब क्या होगा, हमारे जो हम सब बैठे थे उनके सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी थी कि अब आगे क्या होगा। इतने दिनों आनंद से कटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में न था। कि हमने इतने दिनों तक आनंद उठाया था तो अब हमें जो उसको दुख को सहन करने की शक्ति है वो हम में नहीं रह गई थी। बहुत पता लगाने पर हम ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। तो बहुत पता लगाने पर यानी वो जो बर्फ की वो जो टुकड़े थे जो बहुत दिनों से बर्फ बन गए थे, वो उसकी बता रही थी ना कि पहले हम भाप के रूप में पृथ्वी पर घूमते थे, लेकिन हम पता नहीं अचानक क्या हुआ कि मेरे साथी और हम बर्फ बन गए और कई दिनों तक वह बर्फ बने रहे। उसके बाद में बताते हैं कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ कि हम सरक रहे हैं। तो वो ओस की बूंद बता रहे हैं कि हम बहुत पता लगाया तो हमें ज्ञात हुआ कि जो हमारे नीचे वाले साथी थे वो भाई दबकर पानी हो गए हैं। यानी जो बर्फ पड़ी हुई थी वहां से जो तो नीचे की बर्फ थी वो पानी में बदल गई थी। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका था, यानी ठोस कब रहती है, जब बर्फ के रूप में गई तो ठोस हो गई और पानी बनते ही वह तरल रूप में हो गई। तो लेखक कह रहे कि उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका था, कि उनका जो शरीर था जो बर्फ रूप में थी वह वो बर्फ के रूप में पिघल गई और वह पानी में बन गई। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही, फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। ओस की बूंद बता रही है कि मैं कई मास यानी कई महीनों तक समुद्र में इधर उधर घूमती रही, फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी। कि धारा के चलते अस्तित्व को, कि जो गर्म धारा थी उसको अस्तित्व को हमें ठंडक पहुंचाने के लिए हमने जो उसकी गर्मी है वो सोखनी प्रारंभ कर दी और उसके फलस्वरूप में पिघल पड़ी और पानी भरकर समुद्र में मिल गई।
तो एक दिन जो उनकी थी ओस की बूंद की किससे भेंट हो गई? गर्म धारा से। तो गर्म धारा से भेंट हो गई, तो उन्होंने सोचा कि धारा को की जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या की, उसकी जो गर्मी थी वह सोखनी प्रारंभ कर दी, और उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो बर्फ थी वह पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। अपना स्टूडेंट, अपना प्रश्न यह भी बन रहा है कि जो बर्फ थी और वह कैसे पिघल गई और पानी बनकर समुद्र में कैसे मिल गई। तो आप यहाँ से लिखेंगे कि एक दिन से लेके और समुद्र में मिल गई, यहाँ तक आप कोष्टक में लगाएंगे। अपना लघुत्रात्मक प्रश्न बन रहा है कि बर्फ की जो बर्फ थी वो कैसे पिघल पड़ी और पानी बनकर कैसे समुद्र में मिल गई। तो इसका उत्तर एक दिन से लेके समुद्र में मिल गई, यहाँ तक उसका उत्तर होगा। आगे पढ़ते हैं। समुद्र का एक भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उससे नीरा नमक भरा है। पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया। जी मिचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। जब समुद्र का जो भाग बनकर जो मैंने दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। यानी जो जो ओस की बूंद थी वो जब पिघलकर पानी बनकर समुद्र में मिल गई, तो समुद्र में मिलने के बाद उन्होंने वहां का जो समुद्र के अंदर जो दृश्य देखा वो करिए कि वर्णनातीत है। कि वो जो ओस की बूंद थी वो पहले क्या समझती थी कि समुद्र में केवल उसके बंधु बांधव यानी जो और ओस की बूंदे उनका ही राज्य है, लेकिन वहां समुद्र में मिल जाने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि वास्तव में समुद्र में चहल पहल तो दूसरे जीवों की भी थी और उसमें केवल नीरा नमक था, नमक भरा हुआ था समुद्र में। और पहले पहले तो क्या हुआ, ओस की बूंद को जो समुद्र का खारापन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर उससे क्या हुआ, उनका जी मिचलाने लगा था, लेकिन धीरे धीरे उनको सब सहन हो गया था। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। एक दिन और उसकी बूंद बता रही है कि मेरे मन में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी, लेकिन मुझे उसके अंदर भी चलकर देखना चाहिए, उसके भीतर भी जाना चाहिए कि और देखना चाहिए कि इस कार्य के अंदर क्या है। और इस कार्य के लिए मैंने गहरे में जाना प्रारंभ कर दिया, यानी जो समुद्र की गहराई है उसमें उन्होंने जाना, ओस की बूंद ने जाना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वह यह जानना चाहती थी कि वास्तव में समुद्र के भीतर गहरे पानी में और क्या क्या है। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। तो वो बता रही हैं कि मार्ग में देखा कितने विचित्र विचित्र जीव थे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे धोदे जालीदार मछलियां, कई कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियां देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी, उसके 8 हाथ थे, वह उन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। मैं और गहराई की से किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ा। अब अपना यहाँ से स्टूडेंट प्रश्न बन रहा है कि ओस की बूंद ने है उसने समुद्र की गहराई में जाकर क्या क्या देखा। तो आप यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, मार्ग से में मैंने से लेके और शिकार को जकड़ लेती थी, यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे कि उन्होंने क्या क्या देखा। जालीदार मछलियाँ देखी, कई कई मन जो भारी कछुए हैं और हाथों वाली मछलियाँ देखी, और एक ऐसी मछली भी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी और जिसके 8 हाथ थे, और इन हाथों से वह अपने शिकार को पकड़ लेती थी। तो इसका यह प्रश्न उत्तर हो जाएगा कि ओस की बूंद ने समुद्र में और क्या क्या देखा। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी
कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। वह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। उसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो उसे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियां उसके पास आ जाती थी और यह जब भूखी होती तो पेट भर उसका भोजन करती थी। लेखक वो ओस की बूंद बता रही है कि मैंने एक ऐसी वस्तु देखी जो जिससे मैं चौंक पड़ी। किसे चौंक पड़ी कि अब तक समुद्र में क्या था, बहुत गहरा था और सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था, यानी जो सूर्य का प्रकाश था वह समुद्र के कुछ भाग तक ही पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लग गए थे। किसके नेत्र दुखने लगे? ओस की बूंद के, क्योंकि मैं ध्यान से देख रही थी। इस कारण क्या हुआ कि मेरे नेत्र है वो दुखने लगे थे। और वो कह रही है कि मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा, कि मैं ऐसे सोच रही थी कि इतनी गहराई में यहाँ पर जो जीव रहते हैं उनको कैसे दिखाई पड़ता होगा कि तब के सामने उसे ऐसा जीव दिखाई पड़ा कि मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। सामने जब वो गई अंधेरे समुद्र में अंदर, जब वो ये सोच रही थी कि इन जीवों को दिखाई कैसे देता होगा, तब उसने देखा कि एक ऐसा कोई जीव था जो ऐसा लग रहा था कि वह अपने साथ लालटेन लिए घूम रहा हो। यानी वो क्या था? वह एक बहुत ही सुंदर मछली थी और उसके शरीर से एक प्रकार की विशेष चमक निकल रही थी जो उसे मार्ग दिखाती थी। यानी उसके मछली के अंदर से एक ऐसा प्रकाश निकल रहा था जो उसे रास्ता दिखाता था। इस प्रकार प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियां उसके पास आ जाती और उससे जो बड़ी मछली से जो प्रकाश दिखाई दे रहा था उसको देखकर कितनी ही जो छोटी छोटी मछलियां थी वो उसके पास आ जाती थी और जब भूखी होती तो पेट भर उनका भोजन कर लेती थी। जब वो बड़ी मछली थी उसके अंदर से जो प्रकाश निकल रहा था तो जो दूसरी छोटी छोटी मछलियां होती थी वो ये देखती थी कि ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है और वह बड़ी मछली के पास आ जाती वो छोटी छोटी मछलियां। तो वो क्या करती, वह बड़ी मछली उन छोटी छोटी मछलियों को खा करके अपना पेट भर लेती थी। आगे पढ़ते हैं। विचित्र है, जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहां भी जंगल है। छोटे छोटे ठिगने, मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हुए हैं। वहां पर पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं। उन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधेरे तथा महा आलसी है। जब उसकी बूंद बता रही है कि मैं नीचे समुद्र की गहरी तह तक में पहुंची तो वहां पे मैंने देखा कि वहां भी जंगल है और छोटे ठिंगने मोटे पत्ते वाले बहुत से पेड़ हैं वो उगे हुए हैं। वहां पर पहाड़ियां भी हैं, घाटियां भी हैं और पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार यानी अनेक प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधेरे में तथा महा आलसी है। उन्हें आलसी क्यों बताया गया है कि वो उस अंधेरे में पड़े रहते हैं, उससे बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं करते हैं। यह सब अब आप यह भी अंडरलाइन कर लेंगे क्यों, ये भी अपना प्रश्न बन के आ सकता है कि ओस की बूंद जब नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो वहां उसने क्या देखा। तो यहाँ से अंडरलाइन कर लेंगे कि जब मैं किसके लिए आया है, ओस की बूंद के लिए, पानी के लिए, कि जब मैं नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहां भी जंगल है, छोटे ठिगने मोटे पत्ते वाले पेड़ हैं वो बहुत प्रकार से बहुत सारे उगे हुए हैं। वहाँ पर पहाड़ियाँ भी हैं, घाटियाँ भी हैं और उन पहाड़ियों पर गुफाओं के में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधेरे में रहते हैं तथा महा आलसी हैं। यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। मैं जी में आया कि ऊपर लौट चलें, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ता था कि यह असंभव है। यह सब देखने में मुझे कह रहे हैं कि मुझे कई वर्ष लग गए, यानी मुझे कई वर्ष लगे तो मेरे जी में आया कि ऊपर लौट चले, कि चलो ऊपर चलते हैं, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि असंभव है। कि वो उसकी बूंद बता रही है कि मैंने ये प्रयत्न किया लेकिन मुझे पता लग गया कि यह असंभव है।
मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तय थी, कि उसके ऊपर पानी की कितनी मोटी मील थी? 3 मील। 3 मील मोटी तय थी, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए कि उसके उसकी उनके ऊपर पानी की कितनी मोटी तय थी? पानी की कोई 3 मील मोटी तय थी यहाँ तक। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी, पर यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जल कण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। कि ये कह रही हैं कि मैं भूमि में घुसकर अपनी जान बचाने की चेष्टा करने लगी, तो यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। करोड़ों जो जलकण होते हैं वे इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल है वो नीचे धंसता जाता है। अब ऐसे भी आपका प्रश्न आ सकता है कि समुद्र का जो जल है वो नीचे कैसे धंसता जाता है? वो इसलिए धंस जाता है क्योंकि जो जल कण होते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए क्या करते हैं? जान बचाते हैं और समुद्र के नीचे घुस जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, जो समुद्र का जल है वो नीचे की ओर धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान से निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वहीं पड़ा रहना ठीक था, परंतु हम में से कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे। बंद कर दें। हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। वह कह रही है कि मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे क्या हुआ, चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर खोखले स्थान से निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने क्या सोचा कि हमें क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति से वहां रहना ठीक था, परंतु हम में से कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले कि हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूमकर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। कि हम ये देखेंगे कि घूम घूम कर देखेंगे कि पृथ्वी के भीतर और क्या छिपा हुआ है। तो स्टूडेंट, आज हम अपना चैप्टर है इसका दूसरा भाग इतना ही पढ़ेंगे। आपको कोई समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है क्या? मैम कौन कौन सा सिलेबस कटा है वो चैप्टर बता दो। क्या? मैम वो कौन कौन सा सिलेबस कटा है वो चैप्टर बता दो। बेटा वो अभी आगे से जब आ जाएगा ना तब मैं आपको ऑनलाइन ही समझा दूंगी। अभी वो आया नहीं आगे से। ठीक है ना? मैम चैप्टर 8 की पीडीएफ भेज देना। क्या? मैम चैप्टर 8 की पीडीएफ भेजना। ठीक है बेटा, ठीक है। थैंक यू।